हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग प्रोसेस के बारे में कि मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग प्रोसेस का क्या वर्किंग है, किस तरीके से मैग्नेट्स को यूज करा जाता है स्पटरिंग प्रोसेस को कराने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। एक सिंपल सी बात यहाँ पर याद रखिएगा वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग आपको जब क्लियरली समझ में आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगी डीसी स्पटरिंग और आरएफ स्पटरिंग के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि डीसी स्पटरिंग प्रोसेस क्या है और आरएफ स्पटरिंग प्रोसेस क्या है। क्या डोंट वरी, दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्पटरिंग प्रोसेस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएगी। सो प्लीज पहले उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, एक आइडिया बना समझ लीजिए कि स्पटरिंग प्रोसेस क्या होती है, डीसी स्पटरिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है। देन इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। शुरू करें वीडियो को, तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं इसी वीडियो को मैग्नेट्रॉन से। ठीक है, डीसी और आरएफ की ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। चलो अब सुनो। तो अभी अगर हम बात करें स्पटरिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, तो स्पटरिंग प्रोसेस एक पीवीडी प्रोसेस थी, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, जिसके दो टाइप हमने पढ़े थे, डीसी और आरएफ। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज, है ना, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। ठीक, दोनों से हमने क्या काम करा था, दोनों ही प्रोसेस से हमने क्या काम करा था, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हमने एक थिन फिल्म बनाई थी किसी भी चीज की जो हम चाहते हैं। जैसे डीसी में हम किसी मेटल की मतलब थिन फिल्म बना रहे थे, और आरएफ में हम किसी डाइलेक्ट्रिक की क्या बना रहे थे, थिन फिल्म बना रहे थे। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन दोनों ही मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ज्यादातर देखने को मिली। पहले तो प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैग्नेट्रॉन का क्यों कॉन्सेप्ट आया वो समझिए पहले तो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स इन डीसी एंड आरएफ स्पटरिंग टेक्निक। भाई दोनों ही टेक्निक बढ़िया। डीसी जो हमारी स्पटरिंग टेक्निक है वो फॉर मेटल थिन फिल्म्स के लिए थी। अगर आपको मेटेलिक थिन फिल्म चाहिए तो आप डीसी स्पटरिंग में जाओ, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म चाहिए तो आप आरएफ स्पटरिंग में जाओ। तो दोनों ही प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कुछ मेन प्रॉब्लम हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से हम तीसरा टाइप लेकर आए मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। क्लियर? अब जरा देखो प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम नंबर 1, आपकी पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि स्लो डिपोजिशन रेट। दोनों में ही थिन फिल्म बन रहा था, लेकिन जो डिपोजिशन रेट था, जो डिपोजिट होने का रेट था, वो बहुत स्लो था। मतलब प्रोसेस काफी स्लो थी। थिन फिल्म बन तो रही थी लेकिन टाइम बहुत लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी दोनों ही, डीसीबी एंड आरएफ में। पॉइंट नंबर 2 एक बार देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब ध्यान समझना। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट इज एक्सटेंसिव एंड कैन कॉज ओवरहीटिंग एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। इसको समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। अगर आप एक डीसी या आरएफ का दोनों का बेसिक प्रिंसिपल देखें, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हम थिन फिल्म बनाएंगे, और ये हमारा एक सोर्स था जिसकी थिन फिल्म बनानी है। जैसे मान लीजिए आयरन की थिन फिल्म बनानी है, तो ये आयरन की प्लेट हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई डाइलेक्ट्रिक है ना, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उसकी थिन फिल्म बनानी है, तो ये वो हो जाएगा। यहाँ पर ये सोर्स है, जैसे यहाँ पर मैंने डीसी दिखा रखा है, बट यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का बेसिक प्रिंसिपल मैं बताता हूँ होता क्या है। होता यह है कि बीच में होता है भैया मेरे प्लाज्मा। बीच में क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, आर्गन गैस होती है जो आयोनाइज होती है। ठीक, अब इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना ध्यान से। होता यहाँ पर यह है कि जब आप ये एसी सोर्स या कोई भी सोर्स लगाते हैं, तो इस सोर्स वाले मटेरियल से, जिसको टारगेट मटेरियल कहते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहां से क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये आर्गन के एटम से टकराता है, मतलब स्ट्राइक करता है। यहाँ पर आर्गन के एटम है ना, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आर्गन की गैस भेजी गई है, क्योंकि आर्गन की गैस लो प्रेशर में इजिली आयोनाइज्ड हो जाती है। तो इसलिए हम प्लाज्मा में कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन गैस। याद रखिएगा इस चीज को। तो सिंपल प्रोसेस भैया क्या होती है, सिंपल प्रोसेस भैया मेरे ये होती है कि आर्गन का एटम ये रहा, आर्गन का एटम ये रहा, सोर्स से इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करता है, सोर्स से इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसे करके जब आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसको हम कहते हैं कि हमारा जो आर्गन गैस है वो आयोनाइज हो जाती है। तो सिंपल बात ध्यान, अब आराम समझना, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जाएंगे कहां पर। ठीक है, जो सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो आर्गन को आयोनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा बन रहा है।
बट जो आर्गन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे वो किस तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे, जरा ये बताइए, कहाँ मूवमेंट कर रहे होंगे? भाई दिमाग लगाओ ना, सबस्ट्रेट पे कैसा चार्ज है? प्लस। तो सबस्ट्रेट पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ मूव करेंगे? सबस्ट्रेट के ऊपर करेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ध्यान से पढ़िए एक बार और अब समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट इज एक्सटेंसिव एंड कैन कॉज ओवर हीटिंग एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन सोर्स मटेरियल से निकल रहे हैं या जो प्लाज्मा से क्रिएट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट पे भी जाके क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे, बम्बार्ड करते थे। उससे क्या होगा? देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? सबस्ट्रेट पे जा रहे हैं। हमें सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन नहीं भेजना, हमें तो सबस्ट्रेट पे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड भेजने जिसकी थिन फिल्म बनानी है। इलेक्ट्रॉन क्या क्यों जा रहा है भाई वहां पर? चलो जा भी रहा है, कोई नहीं, लेकिन वहां जाके भाई वो स्ट्रक्चर को भी क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर को भी क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। जो सबस्ट्रेट है हमारा, उसके स्ट्रक्चर में भी क्या आएगा? डैमेज आ सकता है, वहां पर इंप्यूरिटी क्रिएट हो सकती है, क्रिस्टल इंप्यूरिटीज। उसी के साथ साथ याद रखिएगा, यहाँ पर ओवर हीटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो भैया ये बड़ी समस्या है कि भैया मेरे आरएफ एंड डीसी में सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, सोर्स मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट के ऊपर जाते हैं, वहां के स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं, वहां पर हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा सबस्ट्रेट डैमेज में है, खतरे में है भैया, लाल घंटी बजी पड़ी है। कछु समझ में आया? ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये सेकंड सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये वाला मैग्नेट्रॉन को कॉन्सेप्ट लाया गया। तीसरी प्रॉब्लम देखो भैया, तीसरी प्रॉब्लम क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ आयोनाइजेशन फ्रॉम एनर्जेटिक कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड गैस एटम इज रेदर लो। ध्यान से समझिए क्या बोला गया। यहाँ पर जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये वाला जो आर्गन का एटम था, है ना, ये वाला जो हमारा आर्गन का एटम था, जो यहाँ से हम गैस अंदर की तरफ इनलेट कर रहे हैं, इस आर्गन के एटम को तो नहीं पता ये खुद तो प्लाज्मा बना नहीं देगा। कुछ सोचो ना, आर्गन गैस आ गई, प्रेशर को लो कर रखा, तो ऐसा तो है नहीं खुद ही आयोनाइज्ड हो जाएगा और प्लाज्मा बना देगा। यहाँ पर प्लाज्मा बनाया गया विद द हेल्प ऑफ मेजर सोर्स से बनाया गया, हाई सोर्स से प्लाज्मा बनाया गया। कैसे बनाया गया? सिंपल प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे? सोर्स मटेरियल से बाहर निकलेंगे, आर्गन से स्ट्राइक करेंगे, आर्गन से उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और जब बहुत सारे आयंस लो प्रेशर में मूवमेंट करेंगे, हाई एनर्जेटिक मूवमेंट, तो उस रीजन में क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। सिंपल प्रोसेस। तो उसी चीज को अब यहां ध्यान समझना, ध्यान समझो। एफिशिएंसी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आयन बनाने की जो एफिशिएंसी है फ्रॉम एनर्जेटिक कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द गैस एटम इज रेदर लो। मतलब कि दोनों ही प्रोसेस में, आरएफ में भी और डीसी में भी, ये देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर्गन एटम से स्ट्राइक कर रहे हैं, जो उसकी एफिशिएंसी है आयंस बनाने की, प्लाज्मा बनाने की, वो बहुत लो है। वो बहुत क्या है भाई मेरे? कम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, या इतनी एनर्जी उनके पास मिल ही नहीं रही कि वो आर्गन से टकरा के आर्गन के एटम को आयोनाइज्ड कर सके। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आर्गन के एटम्स आयोनाइज्ड नहीं होंगे तो वहां पर प्लाज्मा नहीं बनेगा, और अगर प्लाज्मा नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं फिर आपके स्पटरिंग प्रोसेस ना हो पाएगी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? सो दीज आर द बेसिक मेजर प्रॉब्लम्स फॉर डीसी एंड आरएफ स्पटरिंग, और दैट्स व्हाई वी डेवलप अ न्यू मेथड दैट इज कॉल्ड मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। क्या बात समझ में आई कि नहीं भैया? पल्ले की बात क्लियर हुआ? ये तीन पहले तो प्रॉब्लम समझिए। अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये तीन प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालते हैं, और सॉल्यूशन हमारे पास आया मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। अब आप कहोगे मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग कोई तीसरा अलग मेथड है क्या? नहीं, सुनो आराम से। मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का तीसरा अलग मेथड नहीं है। आरएफ और डीसी स्पटरिंग को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करा गया भैया, उसी के अंदर थोड़ी सी चीजें ऐड करी गई है। और थोड़ी सी चीजें क्या ऐड करी गई? एक ही चीज ऐड करी गई है, मैग्नेट। नाम में ही इसका फील आ रहा होगा आपको, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। मतलब डीसी और आरएफ स्पटरिंग जैसे हो रही है उसे होने दो, बस मैग्नेट और लगा दो तो थोड़ी उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है, सुनो। याद रखिए, मैग्नेट्रॉन कोई नया मेथड नहीं है, डीसी एंड आरएफ में ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा है, थोड़े से फेर बदलाव करे हैं, एक चीज मैग्नेट को ऐड कर दिया गया, दैट्स इट।
जिससे जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब कैसे होंगी वो सुनो। मैग्नेट्रॉन टेक्निक है ना, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक हमारा मैग्नेट्रॉन टेक्निक या प्रोसेस। इसमें क्या काम करा जाता है, सुनो। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन एफिशिएंसी। सबसे पहली काम की बात ये कि यहाँ पर कुल मिला के हमें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी है। उनको अगर हम एनर्जी दे सके कैसे भी करके, तो वो आर्गन एटम से स्ट्राइक करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, आयोनाइजेशन वहां पर एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी, मतलब अच्छा खासा प्लाज्मा बनेगा, पहली चीज। तो मैग्नेट वो काम कर सकती है, कैसे करेंगे बताऊंगा। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान समझना, इसका बेसिक सा, यही बेसिक सा प्रिंसिपल, यही इसकी वर्किंग है। A magnetic field is applied at right angle to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी रही है ना यहाँ पर, ये प्लस है माइनस, तो बीच में क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगी। जो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। कहेंगे a magnetic field is applied at right angles to the electric field usually by placing large rectangular magnet। ध्यान समझिए, placing large rectangular मैग्नेट्स बिहाइंड द टारगेट। ये वाला लाइन याद रखना, बिहाइंड द टारगेट, ये वाली लाइन। हमें रेक्टेंगुलर बड़ी बड़ी मैग्नेट्स रखनी है, टारगेट के पीछे रखनी है। टारगेट सोर्स मतलब वही सोर्स, टारगेट सोर्स एक ही है दोनों, जिसकी आप थिन फिल्म बना रहे हो, उसके पीछे आपको मैग्नेट्स रखनी है रेक्टेंगुलर, दैट्स इट। तो वो जो बन जाएगा, वो जो अरेंजमेंट बनेगा, उसका मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग होगा। यहाँ पर भी दो तरीके के मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग होंगे, एक होगा मैग्नेट्रॉन डीसी स्पटरिंग, एक होगा मैग्नेट्रॉन आरएफ स्पटरिंग। सिंपल बात है, डीसी स्पटरिंग में मैग्नेट लगा दोगे तो डीसी मैग्नेट्रॉन डीसी हो जाएगा, आरएफ में मैग्नेट्स को लगा दोगे तो आरएफ मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब सुनो। तो magnetic field is applied at right angles to the electric field usually by placing large rectangular magnets behind the target। कुछ इस तरीके से, अगर आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो तो वही है डीसी वाला, सेम, कुछ नहीं करा, कोई चेंजेस नहीं करे, यहाँ पर बस मैग्नेट्स रख दी गई, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। उससे क्या हुआ कि ऐसे करके एक स्पाइरल में क्या बनी, एक सर्कुलर कर्व में क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके दिमाग में होगा उससे हो क्या रहा है, हम इन ड्रॉबैक से कैसे बच पा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला लाइन देखना, ये इसका बेसिक काम की बात है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस ट्रैप्स द इलेक्ट्रॉन नियर द टारगेट सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट सरफेस के पास ही ट्रैप कर लेगा एंड कॉज देम टू मूव इन अ स्पाइरल मोशन। मूव इन अ स्पाइरल मोशन मतलब समझे ध्यान से, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स में देखो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, लॉरेंट्ज फोर्स जैसा आप कहते हैं कि एक रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जो होती है वो क्या होती है, दोनों का वेक्टर सम, मतलब दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, अब सुनो, हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे जो स्पाइरल में होंगी, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट सरफेस में ही घूमते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही घूमते रहेंगे। अगर वो वहां पर ही फंस गए, वहां पर ही ट्रैप हो गए, तो सॉरी, क्या वो सबस्ट्रेट पे जा पाएंगे? लगाओ दिमाग ध्यान से। अगर यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगाई कि इसको यहीं ट्रैप कर दिया, यहीं ट्रैप कर दिया इसको, भैया यहीं घूमता रहा, यहीं घूमता रहा, स्पाइरल में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे करके घूम रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी सबस्ट्रेट के ऊपर जा पाएगा? अगर सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं जा पाएगा तो ओवर हीटिंग से बच गए, स्ट्रक्चर डैमेज से बच गए। तो क्या पहले इस वाले ड्रॉबैक से बच गए कि नहीं बच गए? दिमाग लगाते रहना ध्यान से, अरे क्या बच गए कि नहीं बच गए, अरे यस और अरे बच गए कि नहीं बच गए, मतलब समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ये मतलब इस वाले, इससे समझ में आ गया, इससे हम बच गए। और सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में घूमते रहे स्पाइरल में घूम रहे, तो उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रॉन स्पाइरल में घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 घूमते जा रहे, तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? अगर काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती रहेगी बार बार, तो मुझे एक बात बताइए कि जब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पागलों की तरह घूम रहा है, जिसकी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, और तब वो किसी आर्गन एटम में स्ट्राइक करेगा, तो क्या आयोनाइजेशन जो एफिशिएंसी है, क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगी? क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि जब वो आर्गन के एटम पे स्ट्राइक करेगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके और उसको आयोनाइज कर सके? मतलब क्या ये थर्ड वाला जो ड्रॉबैक है, क्या ये भी ठीक हो जाएगा? दिमाग लगाइए ध्यान से।
पल्ले पड़ना चाहिए चीजों को। एफिशिएंसी ऑफ आयोनाइजेशन फ्रॉम एनर्जेटिक कोलिजन, एनर्जेटिक कोलिजन मतलब एनर्जी बढ़ा दी हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके बांध के उसको, अब जब उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो आर्गन गैस एटम मतलब आर्गन एटम उससे कोलाइड करेगा, जल्दी से जल्दी आयोनाइज करेगा, मतलब कि जो लो है आयोनाइजेशन एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ में आया, कोई डाउट, पल्ले पड़ रहा है बिल्कुल। अब आगे सुनो, जब इतना सब कुछ हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट पे नहीं पहुंच रहे, ओवर हीटिंग नहीं हो रही, कोई डैमेज का झंझट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि भैया वहां पर ट्रैप हो चुका है ड्यू टू विद मतलब बायोमैग्नेटिक फील्ड, और बेसिकली जब वो आर्गन एटम से टकरा रहा है तो आयोनाइज कर रहा है जल्दी से। अगर अच्छा प्लाज्मा, अच्छा आयोनाइजेशन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या स्पीड भी, जो डिपोजिशन का रेट है, क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस ये है कि सिर्फ मैग्नेट्स का यूज करके डीसी में भी और आरएफ में भी हम तीनों ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मैग्नेट्रॉन टेक्निक का यूज करते हैं। अगेन याद रखिएगा, ये कोई नया टाइप नहीं है कि कोई अलग टाइप है, ये उन्हीं दोनों के ही अंदर मैग्नेट्स को ऐड करा गया है और दो अलग तरीके के बनाए गए हैं, डीसी मैग्नेट्रॉन, आरएफ मैग्नेट्रॉन। क्या बेसिक समझ में आया आपको मैग्नेट्रॉन टेक्निक का, कि मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग या टेक्निक क्या है? कोई डाउट है, समझ में आया? ये एक रियल कॉन्सेप्ट है इसका, जो मैंने इन शॉर्ट आपको समझाया। यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बट वो मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको मैग्नेट्रॉन टेक्निक स्पटरिंग प्रोसेस का फील आया हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।